Good morning to everyone. How are you all? I hope you are best to your health and enjoying lockdown as well as online classes. So we have been learning parts of speech. Out of that we have covered what I am going to tell you and what we are going to learn today. So let us see what we have covered in parts of speech. Parts of speech में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है वो आज मैं बताने जा रहा हूं पहले, और उसके बाद में फिर आज का नया टॉपिक जो है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव कवर्ड. सो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर टोटल 8. ऑलरेडी यू नो दैट. सो आउट ऑफ दैट वी हैव कवर्ड नाउन. व्हाट इज नाउन ऑलरेडी वी लर्न, and types of noun that also we learned. Then we learned about the pronoun. What is pronoun? That also we learned, and types of pronoun. After that we learned about the adjective. That adjective, what is adjective and how it is used, and what type or many types of adjectives are there, and types of adjectives also we have learned. कितने प्रकार के adjective होते हैं वो भी हम लोगों ने सीख लिया है. Now finally comes the main thing, that is verb. In the parts of speech, all the components and all the ingredients are very important. All the parts are very important, but verb is the most important. Without verb, a sentence cannot be formed. That is the definition of the sentence. Already you know that. तो बिना वर्ब के तो सेंटेंस भी फॉर्म नहीं हो सकता है या कुछ भी हम दिखाई नहीं सकते. सो क्या है वर्ब? लेट अस सी वर्ब के बारे में. ए वर्ब इज ए वर्ड. वर्ब एक शब्द है विच डिनोट, जो कि प्रदर्शित करता है ए स्टेट, एक स्थिति. स्थिति क्या है वो भी समझ में आ जाएगा. प्रोसेस, प्रक्रिया, दैट इज एक्शन ओनली, बट उस एक्शन में हम प्रक्रिया दिखा रहे हैं किस चीज का. बॉइलिंग है, पेंटिंग है, वाटरिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और एन एक्शन मतलब एक ही. प्रोसेस और एक्शन का मतलब ऑलमोस्ट एक ही होता है. सो लेट अस सी हियर एग्जांपल्स. राम गोज टू स्कूल. Now here goes is the main verb and this is the present simple that we have already learned, but again we are starting up with the tenses. So it shows your action here. यहाँ पे ये आपको action दिखा रहा है. Now the second I have taken the example water is boiling. Now water is boiling means पानी उबल रहा है. पानी उबल रहा है इसका मतलब क्या है? प्रोसेस चल रहा है पानी को उबालने का. सो दैट इज आल्सो एक्शन ओनली, बट हियर इट इज टेकन एज अ प्रोसेस. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी फॉर्म. वाटर इज हॉट. जब भी हम बी फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब है ये बी फॉर्म. ऑलरेडी यू नो दैट. दिस शोज यू स्टेट यानी स्थिति. तो ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज वर्ब. ए वर्ब इज अ वर्ड, एक शब्द है which denotes a state, एक स्थिति को बताता है. प्रोसेस, प्रक्रिया को बताता है. और an action. Examples, I written 3 examples like Ram goes to school, that shows an action. Water is boiling, that shows process. Water is hot, that actually denotes state, स्थिति. Now further what we can do, classification of verbs. वर्गीकरण करते हैं क्रियाओं का. कितने तरह के वर्गीकरण करके हम क्रियाओं को देख सकते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. वन वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब्स, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर दैट. एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मींस धक्का देने वाला वर्ब, मेन वर्ब को. और इन अदर टर्म्स, so now we are going to learn about the main verbs. We have seen there are classification of the verbs. In that we are having 2 types of classification. One is the main and the other one is the helping. So let us see कि main क्या है, मुख्य क्रियाएं क्या है और सहायक क्रियाएं क्या है. तो मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख के रखा है और ये डेफिनेशन आपको बहुत ही क्लियर कर देगी और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो जस्ट फोकस. एवरी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हो, हैज रखता है, उसके पास होता है मेन वर्ब. बिना मुख्य क्रिया के कोई भी वाक्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है. ये रूल है और यही डेफिनेशन है सेंटेंस की, जो मैं पहले भी बता चुका हूं. तो अब यहां से डेफिनेशन है इसका. ए मेन वर्ब इज दैट, एक मुख्य क्रिया वो होती है विच हैज ए मीनिंग ऑफ इट्स ओन. इसकी खुद का अर्थ होता है.
खुद का ही अर्थ होता है। जो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की याद करते हैं वो सारी मुख्य क्रियाएं मानी जाती है। क्या शो करता है, ऑलरेडी हम लोगों ने इस बारे में बात कर लिया था। एक्शन शो करता है, वो एक्शन प्रोसेस ही है। जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं अलग अलग ग्रुप के। गो, जाना। जैसे आप किसी को बोलते हो गो, तो इसका मतलब वो समझ जाता है, इसके अंदर ऑलरेडी अपने आप में मीनिंग है। क्या मीनिंग है? जाना। फ्लाई, उड़ना, अपने आप में मीनिंग रखता है। विन, जीतना, अपने आप में मीनिंग रखता है। पर इसको फिर हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, और फिर कौन से टेंस में है, उसका क्या नियम है, वही सीखते हैं, वही टेंस में फॉर्म आ जाता है, वही टेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे मान लो ये प्रेजेंट सिंपल में लिखा है मैंने, ही गोज स्कूल। अभी ईएस क्यों लगा, क्यों नहीं लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए, वही सीखते हैं, वही टेंस है। लेकिन ये वर्ब गो जो है यहाँ पे गोज की तरह यूज हो रहा है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये दोनों मैंने प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज, कोई भी सहायक क्रिया इसमें प्रयोग नहीं होती है। ऐसे 2 ही टेंस हैं जो हम लोग करेंगे टेंस, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर से प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुख्य क्रिया ही अपने आप में सफिशिएंट होती है, और ये आपको उस सेंटेंस का अर्थ बता देती है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो रूटीन का बता देती है, और पास्ट सिंपल है तो पास्ट का एक्शन बता देती है, which will be learning again because we have started the class from the beginning. अब now we are going to learn about the helping verb. Help का मतलब क्या होता है? सहायता करना। सहायता का मतलब क्या है? कोई चीज पहले से है, उसको थोड़ा सा फोर्स चाहिए, थोड़ा सा पुश चाहिए, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब को। तो बहुत सारे जो टेंसेज हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के बिना उसको बनाया नहीं जा सकता है, और वही सीखते हैं तब वो टेंस का निर्माण हो जाता है। इसलिए क्रियाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। Without verb we cannot learn anything. If you can learn, then also there wouldn't be any use of this. So you have to learn all these verbs. सारे क्रियाएं आपको सीखनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या लिखा है मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ये ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब भी सहायक ही होता है। या तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या ऑक्सिलरी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब भी सहायक। Some sentences have helping verbs. इसमें मैंने लिखा है डेफिनेशन में कि कुछ वाक्यों में सहायक क्रिया होती है। और वो कुछ वाक्य कौन से हैं? वो जो 2 टेंस छोड़ देते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, तो सारे टेंस के अंदर अपने को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है या ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ती है। इवन मॉडल जो है वो भी ऑक्सिलरी में ही आता है, तो वो भी हम लोगों ने सीखा है पहले जब क्लास चल रही थी। अब वापस बिगिनिंग में है क्लास, तो वापस सीखेंगे, तो आपका पूरा ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सी मैंने क्या लिखा है। Some sentences have helping verbs. These helping verbs help the main verb. बहुत ही क्लियर है कि मुख्य क्रियाओं को ये सहायता करता है। खुद के उसके अंदर कोई भी स्थिति नहीं होती है कि वो कुछ अपना एक्शन दिखाए। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है कोई भी वर्ब, तो उसके खुद का कोई एक्शन नहीं दिखाई देता है। एक्शन तो मेन वर्ब पे दिखाई देगा, लेकिन वो मेन वर्ब को सहायता कर रहा होगा, उसको धक्का दे रहा होगा। टू फॉर्म टेंसेज, और इसी से टेंस फॉर्म होता है, जैसा मैं कहता हुआ आ रहा हूं आपको। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। मोहन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। जो लोग अभी टेंसेज जानते हैं इस क्लास के अंदर, उनको पता है कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है HV। HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग मेन वर्ब, तो रीड वर्ब है, इसको ING फॉर्म में लिया है। उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यही फॉर्मेशन हमें अंग्रेजों ने दिया है, विच वी हैव टू फॉलो। और ये कंटिन्यूटी शो करता है, तो इसमें क्या हिंदी भी निकल के आ गई। मोहन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर का हो जाएगा मोहन अखबार पढ़ रहा है। इन दिनों हम ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। जनरली आई एम गिविंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर दैट रीजन, बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टेल द प्रेजेंट एक्शन, एंड एट द सेम टाइम वी नीड ऑल द टेंसेज, बट वी आर डूइंग जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाई? बिकॉज इट इज सो यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। Now next I have taken he has completed the work. This is present perfect. Now here underneath the has I have written HV. HV stands for helping verb. I can write even AX like auxiliary. It is AUX. I can write likewise also. But it doesn't make any difference whether you write HV or auxiliary. But you must know, because sometime in examination they ask what is auxiliary. Some students are confused कि क्या आ गया, ये auxiliary क्या है? ऑक्सिलरी कुछ नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं ऑक्सिलरी। सो ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, और यहाँ पर ये मेन वर्ब है कंप्लीट। कंप्लीट यानी पूरा होना, देखो अपने आप में अर्थ बता रहा है। और इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हो गया, और इसका मतलब हो गया कि वो अपना कार्य पूरा कर चुका है।
सो आई होप जो क्लासिफिकेशन है वर्ब्स का, मेन है, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आगे और भी सीखना है, तो चलो देखते हैं आगे और क्या सीखना है। ओके बाय। So we have classified the verb into main verbs and the helping verb, and now main verbs are further classified. Means again I am coming verbs, and verbs classification is that what? Main verb and helping verb. So we understood what is main verb and what is helping verb. After that, now we have to understand that main verbs are also classified, or there are two types of main verbs. It's very important to learn. Why? Because without this we are not able to do active to passive also. We don't understand when the moment is transferred or when the moment is not transferred, unless and until we understand how transitive verb and intransitive verb works. Let us see. So main verbs are further classified, or it is divided into section transitive and intransitive. In Hindi it is called sakarmak kriyaएं और अकर्मक क्रियाएं. So what happens in transitive verb is very important. A transitive verb is a verb. Transitive verb यानी सकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं we show जो कि दिखाती है an action एक कार्य को passes, that you have to understand very well. Passes from the subject, subject से पास होती है doer, जो करने वाला, उसी को कर्ता बोलते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में doer, और subject to an object, मतलब जो एक्शन एक सब्जेक्ट ने किया है या doer ने किया है, उस एक्शन का प्रभाव कर्म पे पड़ना चाहिए। अगर कर्म पे पड़ता है यानी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वो क्रियाएं जो है वो इस श्रेणी में आती है जिसे बोलते हैं सकर्मक क्रियाएं हिंदी में, और अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब। लेट अस सी, मैंने एग्जांपल एक ही लिखा है, लेकिन एक से ही आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? राम किल्ड ए स्नेक, पास्ट सिंपल में लिखा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्ब कौन से टेंस का है, पर ये देखना होता है कि उस वर्ब ने आगे अपने एक्शन को पास कर दिया है क्या ऑब्जेक्ट तक, या जो ऑब्जेक्ट है उस पर उसका प्रभाव पड़ा है। अगर पड़ा है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं पड़ा है तो वो इंट्रांजिटिव हो जाता है। चलो पहले देखते हैं ट्रांजिटिव। सो राम किल्ड ए स्नेक, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है या डूअर, मैंने दोनों लिख के रखा, या तो करता या करने वाला। क्या कार्य किया उसने? मारा, किल्ड। किसको मारा? एक स्नेक को, कुछ भी हो सकता है, स्नेक, टाइगर, लॉयन, एनीथिंग। तो इसका मतलब इस क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ा है। तो अब एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि किल्ड है ये कौन सा वर्ब है, तो आपको बोलना है मेन वर्ब तो है, लेकिन मेन वर्ब के साथ में ये कौन सी श्रेणी में आएगा? ट्रांजिटिव में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रियाएं। बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है डेफिनेशन में, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन में थोड़ा अंतर है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क डालता है अंग्रेजी में। जब तक ये नहीं समझ में आता, आगे हमें जाके एक्टिव टू पेसिव बनाने में भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि पेसिव वॉइस कभी भी अकर्मक क्रियाओं की नहीं बनती है। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, दैट टाइम कुछ लिखा है जैसे कि इसको चेंज करना है, और इसमें एक दे देते हैं नॉट पॉसिबल। अगर आपको पता है कि भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर मार्क करके आएंगे नॉट पॉसिबल। अदरवाइज तो कोई भी आंसर उल्टा बना हुआ उसको हम पिक करके आ जाएंगे। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं बेस ग्रामर का अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसके बाद तो इजी हो जाती है चीजें। अगर वाक्य तैयार कर लेते हैं, वी प्रिपेयर वाक्य, देन इट बिकम्स वेरी इजी। सो आई हैव रिटन हियर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। व्हाट इज दैट? सो हियर आई हैव टू राइट एन ओनली, बिकॉज दिस इज वोवल साउंड। So an intransitive verb is a verb, एक अकर्मक क्रिया है, वो है that shows an action which does not pass over to an object। बिल्कुल उल्टा हो गया ना उसका, कि क्रिया का जो असर है या जो क्रिया है वो आगे पास नहीं होती है, वो सब्जेक्ट पे रुक जाती है, सब्जेक्ट से आगे नहीं जाती है। इसमें क्या हो रहा है? सब्जेक्ट से आगे क्रिया ऑब्जेक्ट तक पहुंच गई। कैसे? राम ने मारा और राम ने
किसको मारा, स्नेक को मारा, तो क्रिया पास हो गई स्नेक तक और स्नेक ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांजिटिव है। जबकि यहां पर क्या कह रहा है डेफिनेशन, वर्ड इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, वो एक क्रिया है that shows an action which does not pass over, जो कि गुजरती नहीं है, पास नहीं होती है to an object but stops with subject, सब्जेक्ट के साथ ही रुक जाती है। अब दो एग्जांपल मैंने इसके लिए कि इसमें और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। द बेबी स्लीपिंग, अब बच्चा ही सो रहा है, बच्चा का सोने का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है, बच्चे भी क्रिया चल रही है, बच्चा ही अपने आप क्रिया कर रहा है और वो क्रिया वहीं रुक जाती है, इसलिए यहाँ पे स्लीपिंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। राम इज लाफिंग, राम ही हंस रहा है और वो किस पे हंस रहा है इसका कोई यहाँ पे पता नहीं है, ये बन सकता है ट्रांजिटिव आगे, लेकिन अभी ये इंट्रांजिटिव है। राम हंस रहा है, अपने आप पे ही हंस रहा है या जो भी हंस रहा है वो खुद तक ही है, उसका प्रभाव किसी आगे पे नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से ये इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव के बीच में डिफरेंशिएशन हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा एंड टुडेज लेक्चर इज ओवर। So after that we'll be having live class. Okay, thank you very much.